नमस्कार, ज्ञान सम्मान में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है यहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण से वार्षिकांक देख रहे थे और इस क्रम में एक लेक्चर यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो जो लोग भी नहीं देखे हैं जाके देखें। हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं आपको राजनीतिक घटनाक्रम और काफ़ी इसको हम लोग डेप्थ में देखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर का जो है रेंज क्वेश्चन पूछने का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डेप्थ में देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन बने तो आप जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग जो है आपको टॉपिक देखे थे कि कौन कौन सा टॉपिक देखेंगे और इसके अलावा हम लोग राष्ट्रपति देख चुके हैं। दूसरा टॉपिक आपके सामने यहाँ पे देखे उपराष्ट्रपति है। अभी कुछ दिन पहले आपको पता ही है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो जो लोग भी इस चैनल पे भी नए हैं उस चैनल को जो है शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि चैनल जो है न्यूली अभी बना है। ठीक है, और बिल्कुल हर एक चीज़ यहाँ पे कंसेप्ट के साथ आपको बताया जाता है। आप लेक्चर देखेंगे आपको पता चलेगा। यहाँ पे एक एनसीईआरटी का भी सीरीज चल रहा है इसके पैरेलल में। ठीक है, और एनसीईआरटी आपको हिस्ट्री से स्टार्ट किया गया है क्लास 6 से, तो उस लेक्चर को आप देखेंगे। मैं इसका लिंक जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लेक्चर भी अपलोड किए गए हैं, वो भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के लेक्चर आप जरूर देखेंगे। जिनका भी बेसिक अच्छा नहीं है, जो आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, जो यूपीएससी लिखना चाहते हैं या यूपी पीसीएस लिखना चाहते हैं या कोई भी स्टेट पीसीएस आप यदि लिखना चाहते हैं तो आप जो है लेक्चर ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस लेक्चर में जो है आपको रोज़ जो है कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप उसको लिखेंगे और लिख के जो है उसको सबमिट करेंगे। आपका जो है मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, और आपको बताया जाएगा कि कहाँ आप लैग कर रहे हैं। तो बिल्कुल एक आपको जीरो से स्टार्ट किया गया है, तो उसे ज़रूर देखेंगे। चलिए आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये घटना है, एनडीए के उम्मीदवार जो है श्री जगदीप धनखड़ देश के जो है 14वें उपराष्ट्रपति। ठीक है, आप सभी को पता ही है। और इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति हैं और इनके बगल में उपराष्ट्रपति हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो आपका आंसर आपको पता हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें देश के जो है 13वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 13वें नंबर पे थे, जिन्होंने अगस्त 2017 से एक कार्यभार जो है ग्रहण किया था और 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के साथ ही 10 अगस्त आपको 2022 को वो सेवानिवृत्त हो गए तथा नवनिर्वाचित आपको 14वें उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने नए उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ जो है 11 अगस्त 2022 को ग्रहण की। राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने 11 अगस्त को राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में उन्हें इस पद की शपथ दिलाई। तो आप देख ही रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति। पूर्व घोषित कार्यक्रम उपराष्ट्रपति पद के लिए ताज़ा चुनाव 6 अगस्त 2022 को संसद भवन में संपन्न हुआ। ठीक है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की बात हो रही है, श्री जगदीप धनखड़ भारी बहुमत से निर्वाचित हुए। इस चुनाव में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार कांग्रेसी नेत्री श्रीमती मार्गरेट अल्वा को जो है देखेंगे भारी मतांतर से उन्होंने पराजित किया। विगत 25 वर्षों में उपराष्ट्रपति के किसी चुनाव में यह सबसे बड़ा मतांतर विजय है। विगत 25 वर्षों में सबसे बड़ा ये मतांतर है, यानी काफ़ी जो है मतों से ये विजयी हुए हैं। इतने मतांतर से श्री धनखड़ की विजय यह स्पष्ट करती है कि विपक्षी दलों में इस मामले में बिखराव की स्थिति रही तथा विपक्षी दलों के कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मत दिए थे। संसद के दोनों सदनों में सभी 788 सदस्य यानी लोकसभा के 543 तथा राज्यसभा के 243 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य सहित उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान के लिए पात्र होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो है देखेंगे तो 788 सदस्य में आपको 543 लोकसभा से, राज्यसभा से 243, जिसमें निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य सहित सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 8 रिक्तियों के चलते इस बार के चुनाव में पात्र मतदाता संसद की कुल संख्या जो है 780 थी। तो आपको टोटल जो है 780 थे ये लोग
संसद में, जिनमें से 725 जो है सांसदों ने मतदान किया, 55 सांसद अनुपस्थित रहे। ठीक है, तो टोटल 780 में आपको 725 लोग पार्टिसिपेट किए। मतदान न करने वाले 55 सांसदों में 34 सांसद तृणमूल कांग्रेस के थे। इनके अतिरिक्त भाजपा, शिवसेना और सपा के 2-2 तथा बसपा के 1 सांसद मतदान न करने वाले में शामिल थे। कुल पड़े मतों में 15 मत अवैध भी पाया गया। 7 से 10 वैध मतों में श्री धनखड़ को जो है 528, तो टोटल 7 से 10 में इनको देखिए 528 जो है इनको मत मिले। विपक्षी उम्मीदवार जो है श्रीमती मार्गरेट अल्वा को 182, यानी 710 में इनको 182 मिला। इस प्रकार जो है कुल वैध मतों का जो है 74% मत जो है धनखड़ को मिला, जबकि उपराष्ट्रपति पिछले 6 चुनाव में विजयी का सबसे बड़ा मार्जिन है। तो पिछले 6 चुनाव में ये सबसे बड़ा मार्जिन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे जो है आपको जो है कुछ खास बात है नहीं। इनको 74% जो है इनको मत मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इस चुनाव के लिए मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 6 अगस्त 2022 को संसद भवन परिसर में प्रातः 10 बजे प्राप्त हुआ था, जो शाम 5 बजे तक चला। लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह इस चुनाव हेतु चुनाव अधिकारी थे। 6 बजे मतगणना प्रारंभ हुई और लगभग 1.5 घंटे में परिणाम घोषित कर दिया गया। चुनाव में विजय के लिए श्री धनखड़ को बधाई देने वाले में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, इसके अतिरिक्त पराजित जो है उम्मीदवार श्रीमती मार्गरेट अल्वा शामिल थे। अब देखिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन ही बनेगा नहीं, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करने का जो है ज़रूरत नहीं समझता हूँ। ठीक है, जहाँ भी क्वेश्चन बनेगा मैं बता दूंगा कैसे क्वेश्चन बनेगा। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताएं कि ये उपराष्ट्रपति जो है कितने नंबर के हैं, तो आपको पता ही हो गया होगा। ठीक है, 14वें उपराष्ट्रपति हैं। विपक्ष के उम्मीदवार कौन है, इनको जो है मतों का प्रतिशत कितना मिला, तो ये सब आप देख चुके होंगे। चलिए इसके अलावा देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है आपको उपराष्ट्रपति पद का यह चुनाव इस पद के लिए 16वां चुनाव, यद्यपि श्री धनखड़ इस पद के आसीन होने वाले 14वें व्यक्ति हैं। देखिए चुनाव जो है ये 16वां है, याद रखेंगे, लेकिन ये 14वें नंबर के व्यक्ति हैं। देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन तथा 12वें उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी 2-2 बार इनका कार्यकाल रहा था। इसलिए ये आपको देखना पड़ रहा है कि यहाँ पे क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है आप देख पा रहे होंगे कि ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, जबकि ये पद के अनुसार ये 16वां जो है, चूंकि यहाँ पे देखें कि 2 व्यक्ति जो है 2-2 बार चुने गए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है श्री धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने से अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हो गए हैं। आप देख रहे होंगे लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला, वो भी राजस्थान कोटा से रहने वाले हैं तथा कोटा से ही लोकसभा के लिए निर्वाचित भी हैं। और नए उपराष्ट्रपति श्री जो है धनखड़, ये भी राजस्थान के झुंझुनू जिले के निवासी हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे उपराष्ट्रपति कौन कौन से रहे थे, उनका एक आपको लिस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले उपराष्ट्रपति आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे, निर्विरोध चुने गए थे। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे भी यही रहे थे, निर्विरोध चुने गए थे, 2 बार चुने गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो जाकिर हुसैन आपको तीसरे नंबर पे, व्यक्तियों में दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे बीबी गिरी रहे। इसके अलावा 5वें पे गोपाल स्वरूप पाठक। ठीक है, ऐसे करके आप देखेंगे तो यहाँ पे मोहम्मद हिदायतुल्ला, रामास्वामी वेंकटरमण, ये सब यहाँ पे रहे। इसके अलावा शंकर जो है दयाल शर्मा, ये भी निर्विरोध चुने गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी देखेंगे तो इससे पहले जो है वेंकैया नायडू, और वेंकैया नायडू के बाद जगदीप धनखड़। ठीक है, तो ये सब जो है आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन हो सकता है ऐसा बना दिया जाए कि बताएं कि निम्नांकित में से कौन जो है निर्विरोध नहीं चुना गया है या निर्विरोध चुना गया है, ये सब पूछ सकता है। तो देखें यहाँ पे निर्विरोध की लिस्ट में आप देख सकते हैं ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे मोहम्मद हिदायतुल्ला, 2 नाम यहाँ पे देखने को मिला। तीसरा नाम देखें तो शंकर दयाल शर्मा,
ये लोग जो है निर्विरोध चुने गए हैं। तो इन तीनों का नाम याद रखेंगे, शंकर दयाल शर्मा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देश के पहले उपराष्ट्रपति हो गए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं बेसिक जगदीप धनखड़ के बारे में, थोड़ा इनके जीवन परिचय हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित जो है जगदीप धनखड़ राजस्थान के जाट समुदाय के प्रभावशाली नेता रहे हैं। किसानों के वकालत करने के बाद राजनीति के मार्ग पे चलते हुए उपराष्ट्रपति के पद पे वो पहुंचे हैं। राष्ट्रपति के झुंझुनू जिले, यहाँ पे देखेंगे राजस्थान के जो है झुंझुनू जिले में एक छोटे से गांव किठाना में 18 मई 1951 को जन्मे श्री जो है धनखड़ की स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में हुई। जयपुर के प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज से देखेंगे तो बीपीएससी बीएससीसी है, यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है, इसलिए कहीं कहीं जो है आप देखेंगे यदि टंग स्लिप करता है तो उसे मैनेज करेंगे, और वीडियो एडिटेड होता नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे जयपुर में एक महाराजा कॉलेज है, वहीं से बीएसीसी करने के पश्चात राजस्थान विश्वविद्यालय में विधि में उपाधि उन्होंने प्राप्त की, जिसके पश्चात उन्होंने वकालत शुरू कर दी और शीघ्र ही उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित वकीलों में अपना स्थान बनाया। 1989 में सक्रिय राजनीति में प्रवेश के पश्चात उसी वर्ष जनता दल के टिकट पे झुंझुनू जो है जिला से लोकसभा के लिए वह निर्वाचित हुए। 1990 में श्री चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री रहे। बाद में 1993 से 98 के दौरान राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य रहे। भाजपा से संबंध रहे। श्री धनखड़ की राजस्थान के जाट आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जुलाई 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये पश्चिम बंगाल के आपके राज्यपाल रहे थे। राज्यपाल रहते हुए बंगाल की तृणमूल सरकार के साथ उनके संबंध तीखे भी रहे थे। उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें, चुनाव में विजयी रहकर वो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति का श्रेय प्राप्त हुआ। तो देखिए, इनसे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिला इसको भी याद रखेंगे। कहीं इनके बारे में आपसे स्टेटमेंट अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि निम्नलिखित में से जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो ये झुंझुनू जिले से आते हैं, पहला स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ दिया जाए कि ये जो है आपको उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपसे दे दे, इसी में कोई भी स्टेटमेंट आपको दे दे कि ये जो है राजनीति में आने से पहले ये वकालत का काम करते थे। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये थे उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, आपको राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और राज्यसभा के बारे में और लोकसभा के बारे में हम लोग डिटेल लेक्चर में देखेंगे, राज्य व्यवस्था के लेक्चर में हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अभी हम लोग राजनीतिक घटनाक्रम पे चर्चा कर रहे हैं। जो भी राजनीतिक घटनाक्रम बीती है अभी विगत जो है कुछ महीनों में, उसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट आप लोग जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी। ये जो है चुनाव 2022 फरवरी मार्च का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर ये बीजेपी के पास गई, जबकि आम आदमी के पार्टी के पास ये पंजाब गई। तो देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख ले। अभी जैसे आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस होने वाला है, तो वहाँ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ साथ यूपीएससी में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, फरवरी मार्च 2022 में 5 राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में संपन्न विधानसभा चुनाव का परिणाम जो है एकदम स्पष्ट रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुई मोदी लहर इन चुनावों में भी इतनी हावी रही कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी आसानी से नई सरकार का गठन किया, जबकि पंजाब में सभी अन्य पार्टियों का लगभग सफाया करते हुए आम आदमी पार्टी 3/4 जो है आपको बहुमत प्राप्त करके पहली बार सरकार का गठन वहाँ किया। तो देखेंगे पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी
3/4, यानी आप समझ सकते हैं 4 हिस्सा में 3 हिस्सा केवल इन्हीं के पास जो है गया, और एक तरफ से वहाँ पे सरकार ये बनाए। आगे देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, जिसकी राजनीतिक लोकसभा चुनाव को सर्वाधिक प्रभावित करती है, में भाजपा अकेले ही 2/3 बहुमत के निकट रही। तो भाजपा की जो है स्थिति आपको देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में अच्छा रहा, 2/3 इनको सीटें आई, तथा समाजवादी पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टियों का लगभग सफाया ही इस चुनाव में हुआ। चुनाव वाले इन सभी राज्यों का मतगणना एक ही दिन 10 मार्च 2022 को कराई गई, तथा उसी शाम तक के सभी चुनाव परिणाम आ गए थे। चुनाव वाले 5 राज्यों में से भाजपा शासित 4 राज्यों में न केवल भाजपा की ही सरकार पुनः बनी, बल्कि इन चारों में निवर्तमान मुख्यमंत्री ही ने अपने उन पदों पर बरकरार रहे, यानी पहले से भी वहाँ पे बीजेपी का ही सरकार था और दोबारा वहाँ पे बीजेपी की ही सरकार बनी। पंजाब में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके आम आदमी पार्टी सरकार अस्तित्व में आई, जिसमें भगवत सिंह मान मुख्यमंत्री बनाए गए। तो पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए भगवत सिंह मान। अब उत्तर प्रदेश का हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं क्या स्थिति रहा। तो उत्तर प्रदेश में आप सभी को पता है कि टोटल जो है 403 विधानसभा की सीटें हैं, और इस 403 सदस्यीय विधानसभा के लिए जो है 7 चरणों में मतदान हुआ। 10, 14, 20, 23 और 27 फरवरी को यहाँ पर मतदान किया गया, साथ साथ 3 और 7 मार्च 2022 को। ये देखें उत्तर प्रदेश का कुछ मुख्यमंत्री का लिस्ट है। यदि हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश, अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश जो है यूपी पीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ, तो अपना सिलेबस थोड़ा मॉडिफाई किया है, और वहाँ पे अब उत्तर प्रदेश विशेष से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है जो लोग भी एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो देखिए, पहले मुख्यमंत्री रहे गोविंद बल्लभ पंत, कांग्रेस से हैं ये, ठीक है। 1950 से 1954 तक ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। दूसरे की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको संपूर्णानंद, ठीक है, ये 60 तक रहे थे। इसके बाद ये आपको लिस्ट दिया गया है, अब पूरे जो है लिस्ट देखने की ज़रूरत है नहीं। इसके अलावा अभी जो है आपको कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है, ठीक है। 25 मार्च 2022 को फिर से मुख्यमंत्री बने, इससे पहले यही थे, ठीक है। 2017 से 2022, इनसे पहले अखिलेश यादव, और इनसे पहले मायावती यहाँ की मुख्यमंत्री रही थी। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो है 403 जो है विधानसभा की सीटें हैं, और इसमें जो है क्या स्थिति रही इसको देखें। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं। मोदी के साथ योगी लहर इस चुनाव में जो है हावी रहा। केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी, इस प्रकार जो है डबल इंजन की सरकार की लहर इस चुनाव में भी रही, जिसमें भाजपा को अकेले ही 403 में देखेंगे तो 255 सीटें इनको प्राप्त हुई। अभी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आप बताएं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जो भाजपा को कितनी सीटें मिली, सेकेंड नंबर की कौन लार्जेस्ट पार्टी रही, तो ये सभी डाटा थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। तो 255 सीटें भाजपा को प्राप्त हुई। इसके अलावा दो छोटे सहयोगी दल, एक अनुप्रिया पटेल की नेतृत्व वाली जो है अपना दल है, ठीक है, उसको 12, और संजय निषाद के नेतृत्व वाली जो है निषाद पार्टी को जो है 6 सीट को मिलाकर इस गठबंधन के पास टोटल 273 सीट रहा, जो आवश्यक 2/3 से अधिक है, ठीक है। आपको पता ही होना चाहिए कि किसी भी चुनाव में यदि आपको मुख्यमंत्री पद से सुशोभित होना है तो 2/3 बहुमत आपको चाहिए होता है। तो ये 2/3 से कुछ अधिक ही है, ठीक है। तो 277 टोटल इन लोगों को मिला यहाँ पे, जिसमें हमने देखा था अभी यहाँ पे कि अकेले जो है यहाँ पे भाजपा को जो है देख सकते हैं 255 सीट, जबकि इनके सहयोगी दल एक जो है आपको अनुप्रिया पटेल के अपना दल को 12 सीट, साथ साथ संजय निषाद की एक पार्टी है निषाद पार्टी, इसको 6 सीट, इसको टोटल इनका गठबंधन का 273 स्थिति रहा, ठीक है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली जो है समाजवादी पार्टी ने इस बार राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन किया था, और इसकी स्थिति हम लोग देखें तो पिछले चुनाव से कुछ बेहतर देखने को मिला, और पार्टी को अब की बार टोटल 111, पिछले चुनाव में केवल 64, पिछले चुनाव से 64 अधिक है, तो 111 प्राप्त हुआ, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा पिछले चुनाव के रिस्पेक्ट में बात करें तो, ठीक है। विधानसभा का चुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव और मोहम्मद आजम खान ने लोकसभा की अपनी सीटें जो है त्यागपत्र दे दिया। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा और विधानसभा दोनों ही
जगह एट ए टाइम नहीं रह सकता है, तो इनको त्याग पत्र देना पड़ा। ठीक है। अन्य प्रमुख दल जैसे कांग्रेस को 2 सीट, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट, लगभग सफाया इनका हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्थिति। ठीक है, एक बार इसको देख ले। उत्तर प्रदेश की स्थिति है, टोटल 403 सीटें हैं यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी को 255 सीट। ठीक है, पहले से इनको 57 का नुकसान हुआ। अब आपको ये ध्यान नहीं रखना है। समाजवादी पार्टी को 111, राष्ट्रीय लोकदल 8, बहुजन समाज पार्टी को केवल 1 सीट, अपना दल को यहाँ पे 12 सीट, यहाँ पे निषाद पार्टी को जो है 6 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, एसबी यहाँ पे 6 सीट और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2 सीट। तो इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे टॉप जो है 2-3 आप याद में रखेंगे। ठीक है, 200 जो है 55 भाजपा को, 111 समाजवादी पार्टी को। ठीक है, इस दोनों डाटा को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये चुनाव का स्थिति रहा। ठीक है, अभी जो है वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने एक बार जो है फिर जो है यहाँ के सरकार के कमान संभाल लिए हैं। 25 मार्च को लखनऊ में श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में ये आपको राज्यपाल श्रीमती आनंदी जो है बेन पटेल उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है, राज्यपाल। ठीक है, और ये इनका मंत्रालय का विवरण है, तो इसे आप ध्यान में नहीं रखें तभी भी चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले राज्य की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखें तो अगला राज्य है आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें यहाँ पे तो देखिए उत्तराखंड में टोटल जो है 70 विधानसभा की सीटें हैं और 14 फरवरी 2022 को इसमें चुनाव संपन्न हुआ और पिछली बार 57 सीटें जीतकर भाजपा ने जो है सरकार का गठन किया। इस बार उनको जो है 10 कम सीट आई और इस बार जो है 47 सीट इनको प्राप्त हुआ, लेकिन इस बार भी यही सरकार बनाने में जो है सफल रहे। तो ये स्थिति है आपको उत्तराखंड का। देखें उत्तराखंड के जो है पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो ये थे नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड आप सभी को पता ही है उत्तर प्रदेश से निकल के नया राज्य बना 2001 में। तो यहाँ के पहले जो है आपको मुख्यमंत्री हो गए नित्यानंद स्वामी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें तो मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी बीजेपी से 23 मार्च 2022 को फिर से जो है मुख्यमंत्री के रूप में ये शपथ लिए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो आपको उत्तराखंड के लिए था। यदि स्थिति की बात करें एक बार इसको देख लें आप, पार्टियों की क्या स्थिति रही। भारतीय जनता पार्टी को टोटल जो है यहाँ पे देखेंगे आप तो 47 सीटें, कांग्रेस को जो है 19, बहुजन समाज पार्टी को 2 और निर्दलीय को 2। तो यहाँ पे ये भी डाटा थोड़ा सा आप ध्यान में एक नज़र में रखेंगे। आगे देखते हैं। ये उत्तराखंड के बारे में बता रहा है कि प्रदेश के जो है पूर्व जो है कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत इस चुनाव में अपनी सीट भी नहीं बचा सके। ठीक है, और निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी खाटिमा सीट से पराजित हुए थे। ठीक है, तो ये सब जो है थोड़ा सा डाटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखें आपको एक इमेज दिखाया गया है। ठीक है, देहरादून में श्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त जो है गुरमीत सिंह। चलिए अगला राज्य की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है गोवा। ठीक है, तो गोवा में आपको पता ही है कि टोटल जो है विधानसभा में 40 यहाँ पर सदस्य हैं और 14 फरवरी को यहाँ भी कराया गया। और इसमें बात करें तो 20 जो है आपको 40 में 20 यहाँ पे भाजपा ने सीट जीता। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे मुख्यमंत्री बन गए आपको प्रमोद सावंत। ठीक है, प्रमोद सावंत जो है गोवा के मुख्यमंत्री बन गए। पहले गोवा के मुख्यमंत्री की बात करें तो ये थे प्रताप सिंह राणे। प्रताप सिंह राणे यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे और अभी जो है वर्तमान में प्रमोद सावंत। ठीक है, तो ये गोवा का स्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जहाँ नीड नहीं होगी मैं वहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, बाकी देखिए मैगजीन वाले तो सारे डाटा आपको देंगे ही। ठीक है, ये देखिए कि मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी से मिलते श्री प्रमोद सावंत। तो ये स्थिति है गोवा की। देखें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे 20 सीट मिली। ठीक है, इसके अलावा कांग्रेस को 11,
गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 1, आम आदमी पार्टी को 2, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी को 2, रिवर्सलरी जो है गोवंश पार्टी को 1 और निर्दलीय को 3। हो सकता है कोई यदि बैकग्राउंड में नॉइज जाए तो उसे इग्नोर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला है मणिपुर। तो मणिपुर में जो है देखें यहाँ पे इम्फाल में भाजपा के एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद का शपथ दिलाते मणिपुर के राज्यपाल श्री एल गणेशन, ठीक है। स्थिति क्या रहा देखें मणिपुर का। तो मणिपुर 2022 चुनाव का स्थिति ये रहा, भारतीय जनता पार्टी को जो है 32 सीटें मिली, ठीक है। कांग्रेस को यहाँ पे 5 सीटें मिली, जनता दल यूनाइटेड को 6 सीटें मिली, नेशनल पीपुल्स पार्टी आपको 7 सीट, नागा जो है पीपुल्स फ्रंट 5, कुकी पीपुल्स अलायंस 2 और निर्दलीय को 3, यानी टोटल 60 सीटों में यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे 32 सीटें मिली। दूसरे नंबर पे जनता दल यूनाइटेड यहाँ पे रहा 6 सीटों के साथ। ये तो स्थिति था आपका। चलिए मणिपुर का आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंजाब विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे देखें तो परिणाम जो है काफ़ी अप्रत्याशित रही। 117 सदस्यीय वाले जो पंजाब में 117 टोटल यहाँ पे सदस्य हैं। डाटा एक बार ध्यान रखेंगे कि जिस भी राज्य में कितना, जैसे हमने गोवा में देखा 40, तो ये सब कभी डायरेक्टली एग्जाम में आपको राज्य व्यवस्था में पूछा जाता है। तो यहाँ पे 117 में यदि बात करेंगे तो यहाँ पे देखें 117 सीटों में जो है आम आदमी पार्टी जो है 92 सीटों पे विजय प्राप्त किए और 3/4 से अधिक जो है इनको बहुमत मिला, ठीक है। और कांग्रेस की जो है पूर्व में सरकार थी तो यहाँ पे समाप्त हुई। पंजाब के जो मुख्यमंत्री की बात करें तो पहले मुख्यमंत्री हैं गुरमुख सिंह मुसाफिर, ये कांग्रेस के थे, और अभी हाल फिलहाल में जो है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान हैं जो आम आदमी पार्टी से आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखें पंजाब की स्थिति क्या रही। तो ये हम लोग राजनीतिक घटनाक्रम देख रहे हैं। यहाँ पे देखें इमेज में देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, शपथ ग्रहण करने से पहले राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित को पत्र सौंपते हुए श्री भगवत सिंह मान। चलिए तो स्थिति क्या रहा यहाँ पे देखें। तो स्थिति ये रहा कि आम आदमी पार्टी जो है 117 विधानसभा सीटों में जो है 92 सीट इनको मिला, ठीक है। कांग्रेस को जो है 18, बहुजन समाज पार्टी को 1, भारतीय जनता पार्टी को 2, शिरोमणि अकाली दल को 3 और निर्दलीय को यहाँ पे 1 सीट प्राप्त हुआ। तो स्थिति था आपका पंजाब का, ठीक है। और उनका जो है शपथ ग्रहण समारोह शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव देखेंगे खटकड़ कला जिला नवा शहर में हुआ। तो यहीं पे शपथ ग्रहण इनका हुआ, ठीक है। चलिए तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे देखें त्रिपुरा की बात करें। त्रिपुरा की भाजपा सरकार में नेतृत्व परिवर्तन, विप्लव कुमार देव के स्थान पे डॉक्टर मनिक साहा नए जो है मुख्यमंत्री, तो उनके स्थान पे इनको रिप्लेस किया गया डॉक्टर मनिक साहा को। चलिए अगला इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। अगला देखें महाराष्ट्र में उथल पुथल हुआ, सभी को पता ही होगा, ठीक है। महाराष्ट्र में स्थिति क्या रही कि शिवसेना राकपा कांग्रेस गठबंधन जो सरकार थी अल्पमत में आ जाने के बाद यहाँ पे उद्धव ठाकरे को जो है मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा और शिवसेना के ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भाजपा के सहयोग से नई सरकार का गठन किया गया। तो महाराष्ट्र में अभी तत्कालीन जो है आपको मुख्यमंत्री हो गए एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते समय एकनाथ शिंदे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र जो है टोटल 288 विधानसभा यहाँ पे आपको सीटें हैं, ठीक है। और अभी गठबंधन के पास जो है 161 सीटें हैं, ठीक है, जिसमें भाजपा के पास 105 और शिवसेना के पास 56। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हम लोग राजनीतिक घटनाक्रम देख रहे हैं अभी। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आपको एक आध देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा। जम्मू कश्मीर विधानसभा हेतु सीटों का जो है पुनर्सीमन, सीटों की संख्या अब 7 बढ़ा दिया गया, यानी जम्मू कश्मीर में जो है सीटों का संख्या बढ़ाया गया। देखें क्या आपके लिए ये न्यूज है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीटों का पुनर्सीमन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित परिसीमन आयोग ने अपनी फाइल रिपोर्ट केंद्र सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग को देखेंगे
5 मई 2022 को जो है सौंपी थी। और इससे अब एक नए परिसीमन के अनुसार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने के लिए मार्ग जो है प्रशस्त हो गया। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इससे पूर्व सीटों का जो है परिसीमन 1995 में हुआ था। देखिए कहानी ये है कि सीटों का जो है परिसीमन यानी सीटों को बढ़ाना घटाना ये जनरली जो है जनसंख्या के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, इसके लिए आयोग बनता है और रिपोर्ट देता है और उसी की रिपोर्ट पे काम होता है। तो इससे पहले जो है आपको 1995 में काम किया गया था और अभी 2022 में काम किया गया है। ठीक है, और इसके लिए एक आधार वर्ष रखता है कि हम जनसंख्या जो है किस जनसंख्या को लेंगे, तो जिसका आधार वर्ष जो है 1981 की, ध्यान देंगे 1981 की जनगणना थी। ताज़ा जो है ये 2022 का जो परिसीमन किया गया, इसके लिए रेफरेंस जो है 2011 को लिया गया। तो 2011 की जनगणना के बेसिस पे इसका परिसीमन किया गया। आपको पता ही है कि 1981 से 2011 में काफ़ी जनसंख्या में वृद्धि हुई होगी। ठीक है, आगे देखें, नए परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 अब हो गई है। ध्यान रखेंगे 83 से बढ़कर 90 जो है हो गई है। पाक अधिकृत कश्मीर की 24 सीटें परिसीमन में शामिल नहीं हैं। ठीक है, पीओ के अभी भी इसमें शामिल नहीं है। ऐसे भारत सरकार का यदि मैप आप देखेंगे, गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो पीओ के आज भी हमारा हिस्सा वहाँ पे दिखाया जाता है। एक्चुअली में हिस्सा है भी अपना ही। ठीक है, विधानसभा में सीटों की संख्या 7 की वृद्धि हुई है और इनमें अब पूछा जाएगा कि सीटों की संख्या में कितनी की वृद्धि हुई है, 7 की हुई है। ठीक है, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे, देखें कि किसकी अध्यक्षता में ये परिसीमन आयोग की अध्यक्षता जो है की गई, तो आपको आंसर पता ही होगा, रंजना प्रकाश देसाई, इन्हीं की अध्यक्षता में यहाँ पे आप इमेज में देख रहे होंगे। ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता में ये परिसीमन आयोग जो है काम किया और 2011 को रेफरेंस रखते हुए अब 83 से सीट बढ़ाकर 90 कर दी गई। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे इनमें से सीटों की वृद्धि कश्मीर में हुई है। अब एक है जम्मू और कश्मीर, जहाँ सीटों की संख्या 46 से जो है बढ़कर 47 हो गई है, जबकि 6 सीटें जम्मू क्षेत्र में बढ़ी है। तो कश्मीर में देखेंगे तो 1 सीट बढ़ाया गया है, जबकि जम्मू में 6। अब ये 37 से बढ़कर 43 हो गया है, जम्मू की बात की जा रही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर चूंकि चर्चा में है तो इसके डाटा को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जम्मू कश्मीर में 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए पहले आरक्षित थी। इस स्थिति में कोई परिवर्तन नए परिसीमन में नहीं किया गया है, तभी भी 7 सीट जो है आपको अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित है। देखिए 2 टर्म होता है, एक होता है एससी और एक होता है एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट की बात की जा रही है, इसके लिए 7 सीट आरक्षित है, अभी भी वही है स्थिति। नए परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर विधानसभा में 9 सीटें अब अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। ठीक है, ध्यान देंगे जम्मू कश्मीर में जो है 7 सीटें पहले आरक्षित थी। ठीक है, और ये बता रहा है कि नए परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो है 9 सीटें अब जो है अनुसूचित आरक्षित की गई। इससे पूर्व जो है अनुसूचित जो है जनजाति के लिए कोई जो है सीट वहाँ पे आरक्षित नहीं थी। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट हुआ होगा, ध्यान देंगे वहाँ पे क्या था आपका अनुसूचित जाति। ठीक है, यानी शेड्यूल कास्ट की बात की जा रही है। इनके लिए 60 सीट, पहले भी 7 सीट आरक्षित थी, अभी भी उतनी ही है। नया चेंजेस क्या हुआ है, अनुसूचित जनजाति की बात की गई यानी एसटी की बात की जा रही है, शेड्यूल ट्राइब की। इनके लिए जो है 9 सीटें आरक्षित की गई है। ध्यान देंगे ये जो आपके लिए नया इन्फॉर्मेशन है तो इसको ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। उपयुक्त परिसीमन के अतिरिक्त कश्मीरी विस्थापित के लिए 2 सीट अलग से आरक्षित करने का सुझाव परिसीमन आयोग ने सरकार को दिया है, जिनमें एक महिला हो। आयोग ने कहा है कि इनके अधिकारी पुदुचेरी विधानसभा के लिए मनोनीत सदस्यों के दिए गए अधिकारों की तरह ही होने चाहिए। पुदुचेरी विधानसभा के लिए मनोनीत सदस्यों को ऐसे मामले में वोट देने का अधिकार होता है जब बहुमत परीक्षण की बारी आती है। पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों के लिए सीटें आरक्षित करने का सुझाव आयोग ने सरकार को दिया है। तो ये सुझाव दिए गए हैं, अभी ये माना नहीं गया है। इनके लिए वोटों के अधिकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र से लोकसभा की 5 सीटों के लिए पुनर्सीमन इस प्रकार किया गया है कि 2 सीटें जम्मू से और 2 ही सीटें कश्मीर से हैं। 5वीं अनंतनाग सीट का आधा हिस्सा जम्मू और आधा कश्मीर में रहेगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए
राज्यसभा की जो है 57 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव जो है हुआ। 15 राज्यों में जो है राज्यसभा का चुनाव आपको पता ही है कि राज्यसभा में जो है 2 वर्षों में कुछ सदस्य जो है रिटायर हो जाते हैं और फिर इसमें चुनाव होता है। अभी राज्यसभा का स्ट्रेंथ क्या है, 243 है, जिसमें 231 प्लस 12 का फॉर्मूला है, ठीक है। 12 लोग जो है यहाँ पे 231 लोग जो है देखेंगे निर्वाचित होते हैं, ठीक है। चलिए, तो राज्यसभा में द्विवार्षिक चुनाव जो है होते रहता है 2 वर्षों में। यहाँ पे देखें तो इसमें बताया है कि टोटल 57 सीटों के लिए 2022 में कराया गया। इनमें आंध्र प्रदेश में 4, बिहार से 5, छत्तीसगढ़ से 2, झारखंड से 2, हरियाणा से, कर्नाटक से 4, मध्य प्रदेश से 3 और महाराष्ट्र से 6 रहा। ध्यान देंगे यहाँ पे। तो ये हर एक जो है 2 वर्ष में सीटें जो है रिक्त होते रहती है और 57 सीटों में से 41 पे प्रत्याशी जो है निर्विरोध चुने गए। 4 राज्यों में 16 सीटों, हरियाणा में 2, कर्नाटक 4, महाराष्ट्र 6, राजस्थान 4 में मतदान हुआ। यहाँ पे देखें नीचे आपको दिख रहा है। बिहार की स्थिति देखें तो बीजेपी के पास 2, आरजेडी 2 और जेडीयू के पास 1 सीट यहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मैप में दिखाया गया है। चलिए यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तमिल में देखें 6 सीट, कर्नाटक में 4, महाराष्ट्र में 6, मध्य प्रदेश में 3, राजस्थान में 4, हरियाणा में 2। तो ये जो है आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, कि ये हर एक 2 साल में ये सब होते रहता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये कुछ राज्यसभा का अभी स्थिति दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान देंगे, राज्यसभा के इन चुनावों को चलते उस सदन में भाजपा की सीटों की संख्या घट गई है, जबकि कांग्रेस के सांसदों की संख्या में वृद्धि हुई है। भाजपा के 25 सांसदों इस वर्ष अपना कार्यकाल पूरा किया है, जबकि उसके चुने गए सांसदों की संख्या 22 ही है। इस प्रकार कांग्रेस के 7 सदस्य ने इस वर्ष अपना कार्यकाल पूरा किया है, जबकि उसके नवनिर्वाचित जो है सांसदों की संख्या 9 है। एक्चुअली में क्या है, देखिए कुछ सदस्य जो है रिटायर्ड होते हैं, तो भाजपा के देख रहे हैं कि 25 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस में देखें तो यहाँ पे 7 सदस्य ही अपना कार्यकाल पूरा किए हैं, जबकि 9 आ गए हैं, तो +2 के ही यहाँ पे +2 रहा। जबकि यहाँ पे देखेंगे भाजपा में 25 सांसद जो अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और चुने गए सांसदों की संख्या 22 ही है, तो ये -3 में चला गया। तो ओवरऑल जो है स्ट्रेंथ यहाँ पे भाजपा का कुछ कम हुआ पहले के रिस्पेक्ट में और कांग्रेस का बढ़ा, यही आपको दिया हुआ है। राज्यसभा हेतु जो है 5 नए सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा में मनोनयन के जरिए भरी जाने वाली जो 12 सीटें, देखिए 243 में जो है 12 सीटें क्या होती है, मनोनीत की जाती है, ठीक है। और 231 पे जो है निर्वाचित की जाती है। तो यहाँ पे मनोनयन की बात है, तो देखें 12 सीटों में जो है 5 सीटों की बात की जा रही है। 12 सीटों में से 7 सीटें अप्रैल 2022 से रिक्त चल रही थी। इनमें से 4 सीटों के लिए सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 6 जुलाई 2022 को किया था। जानी मानी धाविका पीटी उषा, ठीक है, पहला नाम आपके लिए मिल गया, याद रखेंगे। संगीतकार आपको इलैया राजा, कहानीकार और फिल्म निर्देशक बी विजेंद्र प्रसाद गारू और धर्मगुरु वीरेंद्र हेंगड़े, ये 4 लोगों का नाम याद रखेंगे। ये लोग जो है चूंकि 12 सदस्य ही यहाँ पे क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। इसमें 4 सदस्य का नाम, पहला पीटी उषा जो धाविका रही हैं, ठीक है। संगीतकार जो है इलैया राजा हो गए, कहानीकार जो है आपको विजेंद्र जो है प्रसाद गारू हो गए और धर्मगुरु जो है वीरेंद्र हेंगड़े। ये चारों नाम को ध्यान में रखेंगे। ये मनोनीत किए गए 4 सदस्यों में शामिल थे। बाद में सितंबर 2022 में जम्मू कश्मीर के गुर्जर नेता गुलाम अली को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। तो गुलाम अली भी इसमें जो है ये, इसके बाद देखिए मंत्रिमंडल की संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा यह मनोनयन संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किए गए हैं। इनके मनोनयन के पश्चात राज्यसभा के मनोनयन सदस्यों की संख्या 10 हो गई है। अभी भी जो है 2 सदस्यों की संख्या यहाँ पे रिक्त है। तो देश में जो चाहे खेल के क्षेत्र में हो या किसी भी अभिनय फिल्म के क्षेत्र में हो, आप शिक्षा में, समाज में जो भी बेहतर काम करता है, चाहे राजनीति में, उनको जो है यहाँ पे मनोनीत किया जाता है।
टोटल 12 सदस्यों को। इसमें अभी 12 में 10 हैं टोटल, जिसमें 5 का नाम अभी हम लोग देखें, जो लोग भी न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं, तो इनका नाम थोड़ा ध्यान रखेंगे। गुलाम नबी आज़ाद जो है वो आपको कश्मीर से हो गए। देखें यहाँ पे राज्यसभा में जो है 5 नए मनोनीत सदस्य, सर्वश्री राम सकल, राकेश सिन्हा, महेश जेठमलानी, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और श्रीमती सोनल मानसिंह। ठीक है, ये 5 अन्य जो है, 5 का हम नाम पहले से देखे थे, 5 का नाम और देख लें। सर्वश्री जो है राम सकल, राकेश सिन्हा, महेश जेठमलानी, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और श्रीमती सोनल मानसिंह। यहाँ पे पीटी उषा का आपको इमेज दिख रहा है। पीटी उषा के बारे में आप सभी जानते होंगे। 1994 में लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में 400 मीटर, ध्यान देंगे, पीटी उषा ने 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में 400 मीटर बाधा दौड़ सेकंड के 9वें भाग में पदक से वंचित रहने के बाद विशेष ख्याति अर्जित की थी। ठीक है, तो 400 मीटर की बाधा जो है दौड़ में ये सेकंड के 9वें भाग में पदक से जो है वंचित रहने के बाद विशेष ख्याति इनको मिला था। सेकंड के 9वें भाग, सोच सकते हैं कितना एक कम टाइम पीरियड होगा। पीटी उषा ने बाद में एशियाई खेल, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप आदि में अनेक जो है स्वर्ण पदक जीते। उनकी इन उपलब्धियों को देखते हुए कानपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और आईआईटी कानपुर ने उन्हें डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार 1983 के अतिरिक्त पद्मश्री 1985 में भी उन्हें सम्मानित किया था। तो इनकी उपलब्धि है, इनको याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो भी चर्चा में होता है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपको बी विजेंद्र प्रसाद। ये विजेंद्र गारू दशकों से रचनात्मक दुनिया से जुड़े हुए हैं। बजरंगी भाईजान, बाहुबली, आरआर, ट्रिपल आर जो है, राउडी राठौर, मार्शल तथा मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी जैसी फिल्मों के कहानीकार ने अर्धगिनी, श्रीवल्ली व रांझना आदि फिल्मों का निर्देशन भी किया है। मुख्यतः तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों से संबंध रहे हैं। श्री विजेंद्रन गारू सिनेमा जगत के जो है अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किए गए हैं, तो याद रखेंगे सब। नेक्स्ट देखें, तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार इलैया राजा की गणना देश के महान संगीतकारों में होती है। 1400 से अधिक जो है तमिल और तेलुगु फिल्मों में लगभग 7000 गानों के लिए संगीत दे चुके हैं इलैया राजा। ठीक है, इनको सिनेमा जगत के लिए 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों के अतिरिक्त संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है, संगीत नाटक अकादमी जो है पुरस्कार भी मिल चुका है। 2010 में पद्मश्री, 2018 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ध्यान देंगे, ये पद्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार होता है। एक होता है आपका पद्म विभूषण, ठीक है, विभूषण होता है, एक आपका पद्म भूषण होता है और एक होता है पद्मश्री। ठीक है, तो 1 नंबर में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो ये इंपॉर्टेंट है, चूंकि इनको पद्म विभूषण मिला है तो नाम इनका ध्यान रखेंगे। ठीक है, किस क्षेत्र से आते हैं ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो पद्म विभूषण इनको 2018 में, 2010 में जो है इनको आपको संगीत नाटक जो है अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। 7000 से अधिक गाना जो है संगीत ये दे चुके हैं। आगे देखें, ये है धर्मगुरु वीरेंद्र हेगड़े। धर्मगुरु जो है वीरेंद्र हेगड़े कर्नाटक के जो है दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित धर्म स्थल मेजुनाथ स्वामी मंदिर के अनुमानसिक ट्रस्टी और धर्माधिकारी हैं। दिगंबर जैन समुदाय से होने के बावजूद हिंदू समुदाय के अनेक मंदिरों में भी वह ट्रस्टी हैं। कला और संस्कृति के प्रचार में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। विभिन्न अन्य पुरस्कार के अतिरिक्त कर्नाटक जो है इनको राज्य 2009, पद्म भूषण इनको 2000 में और पद्म विभूषण 2015 में दिया गया। तो इन्हें भी पद्म भूषण पद्म विभूषण दिया गया है। ये धर्मगुरु हैं वीरेंद्र हेगड़े। ठीक है, तो ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं, देखें इनका लिस्ट। ठीक है, तो 2 पद अभी भी रिक्त हैं। राम सकल है, राकेश सिन्हा है, राजनीतिक से आते हैं, सोनल मानसिंह, रंजन गोगोई, महेश जेठमलानी विधि अधिकारी, पीटी उषा खेल से, इलैया राजा संगीत, विजेंद्रन प्रसाद गारू कला और वीरेंद्र हेगड़े धर्म, गुलाम जो है ये अली, ये हो गए आपको राजनीतिक से। ठीक है, तो ये लोग जो है अभी टोटल 12 सदस्यों में 10 सदस्यों का हम लोग नाम देखें। ठीक है,
चलिए इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। अब अगले लेक्चर में फिर हम लोग ये राजनीति का पार्ट हम थर्ड करेंगे, ठीक है। लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो कुछ लोग की ये भी परेशानी रहती है कि लेक्चर में जो है टाइम यदि अधिक देख लिए तो पहले ही हतो उत्साहित हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको भी मद्देनज़र रखते हुए, उनको भी ध्यान में रखते हुए, सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए लेक्चर जो है बनाया जा रहा है। चलिए तो यहीं पे रखते हैं इस लेक्चर को, नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू करेंगे। आप लोग लेक्चर को जो है अधिक से अधिक शेयर करें, पूरे हम लोग डेप्थ में इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। जितना इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया है उससे अधिक कवर करेंगे जहाँ ज़रूरत होगी। देखिए, आपको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैगजीन पढ़ने के बाद आपको पता हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन आते हैं और वैसे ही क्वेश्चन आएंगे भी, ठीक है। चलिए तो अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।